नमस्कार, मैं हूँ आमने सामने में अनुराधा प्रसाद। ज़्यादातर तो आप लोग मुझे स्टूडियो के अंदर देखते होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ हैं बाहर में। और बाहर में क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा है, खूबसूरत नज़ारा है और साथ में मेरे हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं, उन्हें हम क्या कहें, राजनीति गुरु कहें, योग गुरु कहें या बिजनेस गुरु कहें। तो जी मेरे साथ हैं पतंजलि उद्योग के संस्थापक बाबा रामदेव जी। स्वामी रामदेव, शख्सियत एक, रूप अनेक। दुनिया उन्हें एक योगी के रूप में जानती है। ड्राइविंग के बेहद शौकीन हैं बाबा। अपने पहले स्कूटर बजाज चेतक की सवारी उन्हें आज भी रास आती है। खेत में हल देख हल चलाने लगते हैं। फावड़ा दिख जाए तो उस पर भी हाथ आजमा लेते हैं। बाबा जितना शानदार बैडमिंटन खेलते हैं, उतनी ही सफाई से पुल अप एक्सरसाइज भी करते हैं। ये देखिए गौशाला के बछड़ों से बाबा का लगाव। बिजनेस और मैनेजमेंट के ज्ञान में इनका कोई तोड़ नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहन, आपको भी बहुत बहुत इतने सुहाने वातावरण में। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लगता है कुछ भगवान की आप पर रहमत कुछ ज़्यादा ही है, तो वो बहुत प्लीजेंट वेदर हो गया है। गर्मी तो हर तरफ फैली हुई है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में जिस तरीके की गर्मी आजकल फैली हुई है, सहिष्णुता, असहिष्णुता, उस गर्मी का क्या कर रहे हैं? दो प्रकार की असहिष्णुता की चर्चा हुई इस देश में। एक तो धार्मिक असहिष्णुता जी, वो मुझे कम दिखाई दी। हाँ, राजनीतिक असहिष्णुता जरूर दिख रही है। माने चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या वामपंथी लोग हैं। अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट जी, दोनों कैसे शुरू होते हैं तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी भी हायर कर रहे हैं आजकल। फिर वो उधर से फिर पक्ष और प्रतिपक्ष में जो एक राजनीतिक सद्भावना का वातावरण होता है वो मिसिंग है। वो मिसिंग है। और जो है मुद्दों के साथ साथ में व्यक्तिगत तौर पर भी आरोप प्रत्यारोप इतने ज़्यादा प्रबल हो गए हैं जी कि कई बार तो बड़ा इरिटेशन होने लगता है जब संसद की कार्रवाई सुनते हैं। तो आपकी तो मोदी जी से बातचीत होती होगी इस विषय पर कि मोदी जी ये क्या, इतने डंके की चोट पर आप आए और उसके बाद इस तरीके का माहौल, ये क्यों? तो आदरणीय मोदी जी का जो मूल नारा है वो डेवलपमेंट का है, ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, समृद्धि का है, विकास का है कि इस देश में से बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, शोषण ये जो है दूर हो और एक शोषण मुक्त, न्यायपूर्ण और एक समृद्ध विकसित हम राष्ट्र का निर्माण करें। तो उस दिशा में मोदी जी यद्यपि काम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, जो बात करने की आपने बात कही, तो मैं मोदी जी से जैसे कई बार मिला और वो खुद भी जो है मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि स्वामी जी ये जो कुछ लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें कभी हिंदू और मुसलमानों में टकराव आने की संभावना होती है। तो कभी कभी जो है ये भी देखा गया कि बात मुद्दों से भटक जाती है और हिंदू मुसलमान पर अटक जाती है। तो उससे वो खुद भी दुखी हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में एक विकास का वातावरण बने और अपनी तरफ से तो उनके प्रयास चल तो रहे हैं। अब उनमें कुछ लेकिन मेरा सवाल यही है स्वामी जी कि आपने कहा उनके प्रयास चल रहे हैं और देश भी ये मानता है कि ठीक है उनके प्रयास चल रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हो जी, लेकिन 2 साल हो चुके, देश बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। आपके हिसाब से देखिए, और आप खरी खरी बात करते हैं, आप बताइए कि देश जो एक्सपेक्ट कर रहा था क्या वो हुआ? दरअसल उम्मीदें पहाड़ जैसी थी और उसमें जो परिणाम है वो कहीं कहीं तो ठीक दिखता है, कहीं कहीं अभी
काफ़ी धीमा है। मोदी जी वोट बैंक बनाने वाले मुद्दों पर कम काम कर रहे हैं, देश बनाने वाले मुद्दों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। चाहे वो डिजिटल इंडिया का मुद्दा है, चाहे वो मेक इन इंडिया का मुद्दा है। 2 सालों में फाउंडेशन तो अच्छी तैयार की है उन्होंने, लेकिन जैसे लोगों की उम्मीद है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उम्मीद के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी खामी है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को टीम की कमी है? टीम की कमी मतलब तो कहाँ बड़े चूक कहाँ हो रही है? उनके कैबिनेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो हाँ। बहुत वास्तव में योग्य हैं। तो चूक कहाँ हो रही है? क्या मोदी जी का जो वृहत परिवार है, यानी मैं संघ की बात कर रही हूँ, क्या संघ मोदी जी को वो काम नहीं करने दे रहा है जो मोदी जी करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखो, संघ वाले तो देशभक्त लोग हैं, वो भी जो है चाहते हैं कि इस देश में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संघ का नारा होता है देश परम वैभवशाली बने। अब इसमें दरअसल एक जहाँ बड़े फैमिली होती है तो कुछ लोगों के बयान आदि में कहीं चूक हो सकती है। बस आप चूक तक ही बोलेंगे, उसके अलावा नहीं, कुछ खास नहीं। तो मोदी जी जो फेस कर रहे हैं बाबा रामदेव, वो ये फेस कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल पर आ रही है। जो एक्सपेक्टेशन था कि देश में ग्रोथ होगा, उस तरीके का एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं इस बार मिलूंगा तो मोदी जी से कहूँगा कि पतंजलि मॉडल पर काम करो। मोदी जी पतंजलि मॉडल पर कैसे काम करेंगे? पतंजलि मॉडल ग्रोथ का, हाँ। कि देखो एफएमसीजी में पूरे देश और दुनिया में 3 से 5% की एवरेज ग्रोथ थी जी। और आप देखिए पतंजलि की जो ग्रोथ है लगातार 100 से इस बार भी 150% की, 2000 से हमने 5000 करोड़ किया और अगले साल भी जो है 1000 से मतलब 10,000 से 15,000 करोड़, माने 100 से 150 की स्पीड में हम चल रहे हैं। इस स्पीड में यदि देश चलने लग जाए तो देश के लोग खुश हो जाएंगे, फिर आपकी भी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। नहीं, तो मैं तो यही पूछ रही हूँ कि क्या आप मोदी जी को बुलाने वाले मैनेजमेंट के क्लासेस के लिए देने के लिए? देखिए आप बुलाइए कि मोदी जी आइए और मैनेजमेंट का क्लास कीजिए यहाँ पे। मोदी जी ना काफ़ी समझदार इंसान है और ये सच है कि जैसे हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए और हमने गरीबी को, अभावों को, संघर्षों को जिया है, ऐसे ही मोदी जी भी एक चाय बेचने वाले के परिवार में पैदा हुए। उनकी माँ जो है बर्तन साफ करके अपना घर परिवार का गुजारा किया करती थी, तो वो भी गांव गरीब की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी के सारे जितने भी भाषण हैं और जितने भी प्रोग्राम हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान पर ज़्यादा केंद्रित है। बजट भी आपने देखा होगा। बल्कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ अनुराधा जी आपको। अभी मैं पिछले दिनों काफ़ी कॉर्पोरेट्स लोग से मिला तो बल्कि उन्होंने जो मेरे को शब्दावली बोली, मैं पूरी तो नहीं बोलूँगा अभी, बेबाक बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी की भावनाओं को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जी तो जो है जिस तरह से काम कर रहे थे, अब तो ऐसा लगता है कि मोदी जी भी जो है वो कॉर्पोरेट को जितना फेवर करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। मीन्स एक बैलेंस होना चाहिए ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, रिसर्च का फील्ड है, मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में जो एक बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और एक तरह से मतलब इधर से तो राहुल गांधी और जो है सो कॉल्ड सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि ये तो जो है सूट बूट की सरकार है, ये तो कॉर्पोरेट की सरकार है। मतलब एक ऐसा वातावरण बन गया देश में, ये अच्छा नहीं मानता मैं इसको। माने अब मोदी जी को माने किसी कॉर्पोरेट से भी मिलते हैं तो ऐसा मतलब इसको आप ऐसे क्रिटिसाइज करें कि जैसे कोई अपराधी से मिल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सारे अपराधी हैं क्या? तो मैंने कॉर्पोरेट से लोगों में एक अपराध बोध सा मैंने अनुभव किया कि वो लोग सोचते रहे क्या हम मतलब बिजनेस कर रहे तो कोई गुनाह कर रहे हैं। मैंने इस देश में जब पहले मैं खुद राहुल गांधी जी से मिलने गया तो मैंने देखा बाहर बैठे हुए थे जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है मतलब अंबानी परिवार से लेकर के और दूसरे लोगों से, तब उनको नहीं दिखता था कि भाई हम कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं। मीन्स कॉर्पोरेट से मिलना जैसे गुनाह सा हो गया।
और लेकिन यही तो मैं बात पूछ एक- रही हूँ एक अब जैसे कि मो- मोदी जी मान से लीजिए- ये चीजें तो एक्सपेक्टेड नहीं थी ना कि वो किसी प्रेशर में आ जाए। अरे प्रेशर मोदी में- जी प्रेशर में आ जाएंगे तो और आम देश वालों का क्या होगा? देखो, जहाँ तक बात ये है प्रेशर की, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी प्रेशर में आए, लेकिन वातावरण ऐसा बन गया इस देश में कि एक बैलेंस जो ग्रोथ होना चाहिए एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, सभी सेक्टरों के अंदर मतलब कहीं पर भी काम करते हैं तो एक काम करते ही हजारों प्रकार के शोर होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रेशर में आने वाले तो नहीं हो, तो शेर आदमी है, लेकिन जिस तरह से खुल के काम करना चाहिए ना, उस तरह से काम करने के का वातावरण शायद कहीं बाधित हो रहा है। चलिए, अब ये बताइए कि मैंने सुना है कि बाबा रामदेव जो हैं आजकल अब अंग्रेजियत पर भी हावी होने वाले हैं, तो अंग्रेजी के भी गुरु बनने वाले हैं क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा अंग्रेजियत पर हावी नहीं हो रहे। हाँ। लेकिन ऐसा था कि मैं अभी तक संस्कृत में, हिंदी में ही अपने भाषण देता था, लेकिन शायद हो सकता है अब अंग्रेजी में भी देने पड़े। कि ग्लोबल हो रहे हैं क्या बाबा रामदेव? नहीं, ग्लोबल तो पहले ही था लेकिन ग्लोबली मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता था। हाँ। एंड अभी मैं हो सकता है तो कुछ अब ये दिनों के बाद बताइए- आप थोड़े अंग्रेजी में बोलता दे सुनेंगे। ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपने अपना टारगेट 10,000 करोड़ का रखा है पतंजलि का, जो कि आज की डेट में ये तो किसी- 1 साल का, आप जी। वो भी कम बताया हमने। तो ये बताइए कि जो FMCGs जो है, जो ट्रेडिशनल MNCs हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड के बड़े नंबर 1 के MNCs, उनकी क्या हालत हो रही है? उन्होंने आपको कुछ खबर भेजा कि आप इस तरीके के टारगेट मत दीजिए, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी? देखो, हम 6 सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक नेचुरल मेडिसिन, दूसरा है नेचुरल कॉस्मेटिक का, तीसरा है नेचुरल फूड का, चौथा है नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट का, पांचवा है फिर ये नेचुरल जो फीड सप्लीमेंट्स हैं पशु आदि के लिए उनका, और अभी जो है एडिबल ऑयल्स, और इस बारे में भी अभी हम एक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे 6 सेक्टर्स होंगे, तो ये एक आगे की बहुत बड़ी योजना है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि अब मैंने ये आपने 10,000 करोड़ सुना ना, हाँ। ये 1 साल का, और वो भी कम सुना है। आगे ये मतलब कितना होगा मैं अभी भी बोलूंगा तो शायद काफी लोगों को तो तकलीफ मैं हो सकती यही है। पूछ रही हूँ कि MNC के CEOs जो है, उन्होंने आपको ये खबर भेजी कि नहीं कि बाबा रामदेव थोड़ा धीरे धीरे हमारी नौकरियां चली जाएंगे, हमारे टारगेट्स नहीं पूरे होंगे, हम क्या करेंगे? वैसे काफ़ी लोगों को हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी हैं। यूनिलीवर से काफ़ी लोग पतंजलि ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कोलगेट से भी काफ़ी लोगों का कॉल आया है। अभी जो है नेस्ले की भी काफ़ी चिड़िया आकर के पतंजलि के घोंसले में विश्राम पा रही हैं। और जो है पेंटीन वालों की जिनकी इसका मतलब आप इतने सारे वर्ल्ड ओवर की MNCs की दुकानें बंद कराने दुकानें पर नहीं पड़े बंद कर रहे हैं। हैं, उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर आ जाओ। बाबा रामदेव को अदरवाइज थ्रेट भी है क्या मल्टीनेशनल्स से कि भाई ये इतने जल्दी इतने आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोको, किसी भी तरीके से रोको? देखिए, इसमें क्या है, अभी तक तो MNCs का कल्चर क्या रहा है, जो भी आगे बढ़ा या तो उसको खरीद लिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन पतंजलि को न तो खरीद पा रहे हैं, खरीद तो सकते ही नहीं, बाबा कौन खरीदेगा? दरअसल बाबा अनमोल ये दरअसल 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचते थे। अब आपको काजल की बात करता हूँ। पतंजलि की जो काजल है, जो जड़ी बूटियों से बनी है और बहुत बेनिफिशियल है, माने सुंदरता भी मिलती है और स्वास्थ्य भी मिलता है, वो 90 रुपए की, ये 900 रुपए की बेचते हैं। ऐसे टूथपेस्ट जो हमने जो है 26 जड़ी बूटियों से बनाया, वो इनसे आधे से कम रेट में। तो मैंने लूट मचा रखी थी एक तरह से, तो लो प्राइस पर दिया। प्योरिटी की लोगों को गारंटी है, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ी चीज़ तो ट्रस्ट है, प्रोडक्ट में विश्वास। ठीक है। और अगली बात, ये क्या करते थे ना, सपने दिखाते थे और जो है उसमें अश्लीलता भी लेके आते थे। हमने उसको बिल्कुल हटा दिया। यही एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है कि हर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बाबा रामदेव हैं। आगे में बाबा दिखते हैं और पीछे में आचार्य जी दिखते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि बाबा क्या क्या यूज करते हैं? हर चीज यूज करते हैं, मेकअप से लेके, काजल से लेके, बिंदी से लेके, सीरियल से लेके, शैम्पू से लेके, यूज करने वाली बात। प्रोडक्ट आप हैं। देखो, ऐसा है, हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे एलोवेरा है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, तो कभी कभी कोई फुंसी होगी तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या उसका विज्ञापन क्या बनाया, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, प्राकृतिक सौंदर्य पाएं। तो कोई भी पा सकता है ना,
अब इसमें कोई मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है। दरअसल पहले जो विज्ञापन होते थे, हमने एक तरह से पूरा सिद्धांत बदल डाला, जी बिल्कुल, एक आधारशिला बदल डाली, नए विचार, नया आधार, नई संस्कृति, नया बाजार, एक नई जीवन पद्धति, एक नई जीवन शैली हमने विकसित की। आपको देखा देखी ना बाबा रामदेव तमाम बाबा लोग मार्केट में उतर आए हैं। अभी श्री श्री रविशंकर आ गए हैं, उन्होंने भी टारगेट किया है कि 2500 रिटेल शॉप्स खोल रहे हैं। और भी वो एक रॉकस्टार बाबा है, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भी आ गए हैं। तो हर बाबा को लग रहा है कि हाय हम छूटे चले जा रहे हैं। नहीं, देखो ऐसे बाबाओं में तो हाय हाय होती नहीं है। देखो मैं एक ही बात कहूँगा, कोई भी बाबा, साधु, सन्यासी जो काम करें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी करें उसमें, और किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो जो है, यदि प्रोडक्ट भी सेवा के लिए और प्रॉफिट भी सेवा के लिए तो लोगों को आपत्ति नहीं, बल्कि इसमें तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। हमने क्या फिलोसफी अपनाई, एक तो भाई जो भी करो उसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी रखो। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। करीब अभी हम 250 करोड़ के आसपास तो खर्च कर चुके हैं। 500 करोड़ का रिसर्च का हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च में करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। फिर गाय के अनुसंधान पर भी, जो गाय 3 से 5 किलो दूध देती है, वो 25-50 किलो दूध दे, उसके ऊपर भी करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। और एजुकेशन में तो हम 20-25 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। माने हमने एक रखा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें प्रॉफिट व्यक्ति के लिए नहीं, प्रॉफिट चैरिटी के लिए, देश के लिए। क्योंकि हम साधु हैं, हम कहते हैं भाई पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, और जो भी कमाएं पतंजलि की तरह 100% नहीं तो 25-50% जो है चैरिटी के लिए लगाने का प्रॉमिस जरूर करें। तो आपने एक और चैलेंज उन बाबाओं को दे दिया कि चलो चैरिटी में पैसा लगाओ अगर कमाते हो तो। बाबा है किसके लिए? बाबा है इस सेवा के लिए। मेरा यही सवाल है कि यदि अपने लिए कोई करता है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, और उसको फिर काम छोड़ देना चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी प्रतिज्ञा है, जिस दिन मैं अपने इस धर्म से डिग जाऊँ तो मुझे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। जिस दिन मैं यदि जो है पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करूँ, उस दिन पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देना और मेरा भी बहिष्कार कर देना। तमाम बाबा लोग जो हैं, तमाम जो साधु संत जो हैं, वो सब जो यही तो कह रहे हैं कि अरे बाबा रामदेव इतने बड़े ब्रांड हो गए, हम छूटे चले जा रहे हैं। और बाबा जो है ये कह रहे हैं हर साल 1 0 और 2 0 बढ़ा देते हैं। आप फेस भी करते हैं जेलसी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से साधु संतों में जेलसी होती। साधु संत तो किसी से अद्रोहो सर्वभूतानाम, किसी के प्रति उनमें तो जेलसी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने तमाम आपके ऊपर फब्तियां कसी हैं। तमाम, किसी ने कह दिया कि अरे वो साधु और संत थोड़े ही हैं, वो तो बिजनेसमैन हैं। किसी ने आपको ब्रांडिंग गुरु करार कर दिया। किसी ने ये कह दिया कि वो तो पॉलिटिकल गुरु हैं, उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण इतने बड़े बने। हमने इस देश में एक राजनीतिक परिवर्तन की आधारशिला रखी, उसके लिए एक ज़मीन तैयार की। मैं चाहता तो खुद, और चाहता तो अपने सैकड़ों भक्तों को MLA, MP, CM, और चाहूँ तो इस देश में मैं किसी को, पहले भी हमने बनाया और आगे भी हम PM बना सकते। तो मैं खुद नहीं बन सकता क्या? मैं एक नहीं, जब हम सैकड़ों MP बना सकते हैं तो क्या खुद नहीं बन सकते? ये MP बनना, राज्यसभा में जाना, मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, ये मेरा मकसद नहीं है। और ये यदि मेरा मकसद होता तो मैं करके दिखा देता इसको। दूसरी बात, आपने कही कि मैं साधु हूँ या नहीं हूँ, तो साधु कौन होता है? जो अपने लिए कुछ ना चाहे और जगह के लिए सब कुछ करे, वो साधु है। मुझे अपने लिए ना तो मुक्तावटी चाहिए, ना मधुनाशिनी, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कैंसर है। मैंने दवाइयाँ बनाई देश के लिए बनाई, प्रोडक्ट बनाए देश के लिए, लोगों के लिए बनाए। और हाँ, मैं राजनीति में ज़रूर कि एक अच्छी राजनीति हो, ऐसा चाहता हूँ। और अब भी चाहते हैं कि अच्छी पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए देश में। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स से कोई फ़ायदा नहीं लेता। अभी 2 साल हो गए मोदी जी की सरकार बनी, क्या मैंने कोई मंत्रालय लिया? क्या मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया? क्या मैंने किसी भी तरह का कोई फेवर लिया? मैं इतना चाहता हूँ। आपने फेवर नहीं लिया, क्या आपको फेवर ऑफर किया गया कोई? देखिए, जो है कुछ बातों को रहस्य रहने देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि ना वो हमारा सहयोग कर रहे हैं,
ना हमारा असहयोग कर रहे हैं। और शासन को इसी स्थिति में रहना मैं आदर्श मानता हूँ कि वो लोगों के मुंह पर ताले, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल करके लोगों को रोके नहीं। तो वो हमको रोक नहीं रहे, यही उनका बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा ये बताइए कि आजकल आपकी लालू यादव से फिर से दोस्ती हो गई स्वामी जी, हैं? आप उनको फेस पर क्रीम लगाते हुए वो दिखे। गोल्ड क्रीम लगाया है उनको हमने। देखो ऐसा है, राजनीतिक तौर पर ना लड़ाई झगड़ा होना तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने एक मिशन बनाया भाई कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना कोई हमारा मकसद तो है नहीं। जो लड़ाई थी हमारी वो विचारों की थी, सिद्धांतों की थी, आदर्शों की थी। उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मकसद तो था नहीं। तो इसलिए हमने लालू जी को बताया कि भाई देखो ऐसा है। वो एक दौर था परिवर्तन का, तो उसमें जो है हमने मोदी जी का भी साथ दिया। सारा देश जानता है, दुनिया जानती है, इसमें कोई लुका छिपी वाला खेल थोड़ी था। तो हमने मोदी जी को बताया कि देखो हम ये काम कर रहे हैं। तो वो बड़े उससे प्रसन्न हुए, प्रभावित भी हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं करूँगा इनका प्रचार, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश का पैसा देश में रह रहा है, विदेश में थोड़ी जाना चाहिए देश का पैसा। तो उन्होंने जो बात कही वो प्रेम से कह, मुझे ऐसा लगता है कि देश के 2-4 पॉलिटिशियंस को छोड़ के उनकी भी व्यक्तिगत जो है उनसे मेरे साथ में उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश के लिए अच्छा। तो यही मैं कह रही हूँ कि आजकल तो आपके रिश्ते जो हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में आप 99% करीब 90 से 99% लोगों को देखें कि बाबा के साथ जुड़ रहे हैं। वही मेरा सवाल, अगला सवाल है स्वामी जी कि आपने सबके साथ दोस्ती अब अपनी करनी शुरू कर दी। जैसे आपने कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। पॉलिटिकली ऐसा बोला जाता है, पॉलिटिकली ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या गांधी फैमिली से भी आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे? वैसे हमारे कुछ कांग्रेस में भी बहुत अच्छे मित्र हैं। नहीं, कांग्रेस में नहीं, मैंने गांधी परिवार बोला। मैं अगली बात कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, हो सकता है वो ठीक है, वो हमारे आपके नज़दीक हो दोनों के भी। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो जो एक परिवर्तन का काम जो हमें करना था वो कर दिया, और उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है। तो यदि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वैसे इसके नीचे की लीडरशिप तो देखो उनको फॉलो करती है, उनके साथ तो हमारा कभी कोई टकराव हुआ ही नहीं। तो बेसिकली जो टकराव हो गया था हमारा, किसी उसमें बड़े कारण थे, ब्लैक मनी, करप्शन और वो सब जो हमारे व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे। तो वो भी यदि हमारे से दोबारा बात करना चाहें तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिर वो भी तो इसी देश में रह रहे हैं। और कोई जो है, वैसे तो हम तो सारी दुनिया को भी बहुत प्यार करते हैं, तो पॉलिटिकली हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। स्वामी रामदेव की चाह है कि गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते अच्छे बने। देखिए, रिश्ते अच्छे या बुरे मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सब रिश्तों से ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन इतना जरूर है मैं सबके साथ एक स्वस्थ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। अब चलते हैं स्वामी रामदेव की कुटिया में, जहां वो रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, इतना हजारों करोड़ का एम्पायर है पतंजलि। तो देखा जाए कि स्वामी रामदेव रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे अपनी काया को मेंटेन रखते हैं। जी आइए। देखो, हमको माया की तो चिंता है नहीं जी। काया हम इसलिए अच्छी रखते हैं कि क्योंकि हमको तो लोग हेल्थ का आइकॉन मानते हैं ना। हमारी परंपरा है अनुराधा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई इंटरव्यू की बात नहीं है जी। एक जो है हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा की बात है। भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेद दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। माने जिस देश का राजा, जिस देश का वजीर और फकीर झोपड़ी में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में निवास करती है और सुख समृद्धि खुशहाली में रहती है। और जिस देश का फकीर और वजीर महलों में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में और दरिद्रता में आ जाती है। तो हम लोग जमीन पर सोते हैं, ये चटाई हमारा योग करने का और ये सोने का भी आसन है। मैं कभी भी न गद्दा यूज करता हूँ न बेड पर सोता हूँ, जमीन पर ही सोता हूँ। ये कुटिया है और
मैंने 15 साल की उम्र से ये व्रत लिया हुआ है कि ज़मीन पर सोऊंगा और कभी भी एसी यूज नहीं करता हूँ और कभी भी कोई फैंसी चीज़ यूज नहीं करता हूँ। रहना माने सादा जीवन उच्च विचार जो हमारे यहाँ कहा गया है उसको मैं जीता हूँ। आज मैं क्या नहीं कर सकता। चलो लोग कहेंगे कि मैं एक गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, सबको पता है। मेरी जन्मपत्री तो आप टीवी वालों ने सबको दिखा रखी है। मैं भी चाहूँ तो करोड़ों रुपए की अंगूठी पहन सकता हूँ, करोड़ों रुपए की घड़ी पहन सकता हूँ, करोड़ों रुपए जो है जिसको कहते हैं ना सुख समृद्धि, उसको, और माला पहन सकता हूँ बड़ी बड़ी। मैं तो अपना कपाल भाती वाला आदमी हूँ। ये जो है दरी पर रोज जो है कपाल भाती करता हूँ। और अनुलोम विलोम करता हूँ। तो जैसे आचार्य चाणक्य एक झोपड़ी में और एक दिया जला करके और वहाँ से इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, क्योंकि उसके मन में कोई लालच नहीं था। एक ही था, मेरा भारत अखंड बने, परम वैभवशाली बने और सारी प्रजा सुखी रहे। तो हम स्वयं झोपड़ी में रहते हैं लेकिन चाहते हैं हमारा देश परम वैभवशाली हो, लोगों के जीवन में सब प्रकार की खुशहाली हो। आपने 2014 के पहले, खास करके 2011 से राजनीति में, खास करके देश की राजनीति में एक चाणक्य वाली भूमिका निभाई, लोगों को जोड़ा साथ में, और जो लग रहा था कि ऑल्टरनेटिव है मोदी जी, उनको एक तरीके से सपोर्ट किया, उनके बेस को बढ़ाया। आई एम श्योर कि लोग भी चाहते थे बदलाव, इसलिए वो साथ में आए। तो कभी ऐसा मौका आया तो क्या बाबा रामदेव फिर से उस चाणक्य की भूमिका में आएंगे? ये याती प्रश्न है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आपद धर्म के रूप में हमने राष्ट्र धर्म को निभाया था। मूल धर्म हमारा योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, सेवा धर्म है। लेकिन यदि राष्ट्र पर कभी कोई आपत्ति आती है तो राष्ट्र का सन्यासी मौन नहीं रह सकता। लेकिन कभी भी कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करूंगा, न तिरस्कार न सत्कार, बस केवल होता रहे हमसे उपकार, इसके अलावा और कोई चाहना नहीं। देश की राजनीति जिस तरीके से बदलेगी उसमें अभी आपका कोई एक्टिव रोल रहेगा? जैसे चल रही है उसमें आप कोई एक्टिव रोल अदा करेंगे, या आपका जो एक बिजनेस वाला जो रोल है, आपको लगता है कि इसी के थ्रू जो मैं काम करता रहूं वही बहुत है? देखिए, मेरा मूल रोल है वो मैंने कहा योग धर्म है, अध्यात्म धर्म है, सेवा धर्म है। और धर्म की ध्वजा अर्थ की फाउंडेशन पर गड़ती है। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। जहाँ अर्थ नहीं होगा वहाँ अनर्थ तो हो सकता है, सार्थकता नहीं आ सकती। ये शब्द ही ऐसे हैं जो अपने जो है अभिप्राय को बताते हैं। तो यदि हमें चैरिटी करनी है, सेवा करनी है, सेवा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने, तो पैसा तो चाहिए ना, कोई डाका थोड़ी डालेंगे कहीं। तो एक तरफ हमें लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। मैं एक ऐसा सन्यासी हूँ जिसको छोटे से कालखंड में लोगों ने भरोसा करके 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दान दिया। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ सेवा, ये भी मैंने कहा प्रोडक्ट भी देश के लिए और प्रॉफिट भी देश के लिए। तो जो हम करते हैं खुलेआम करते हैं, कोई लुका छुपी वाला खेल नहीं है, कोई पर्दे के पीछे नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आज की डेट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो एनपीए हो रहे हैं। उसमें मैंने सुना कि एक कोई प्राइवेट बैंक जो वो आपको 1000 करोड़ के क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। पतंजलि को अगले, क्योंकि करीब हमें 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं। अभी तक पतंजलि का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने एक पैसा भी डिले तक नहीं किया है। मारना तो बहुत दूर की बात है। तो पतंजलि को एक नहीं 10 बैंक पैसा देने के लिए तैयार है। देखो पैसों, बैंकों के पास पैसा तो है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। बैंकों के साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हमसे तो कह रहे हैं कि बाबा जी 10,000 करोड़ ले लो, 20,000 करोड़ ले लो। आज लोग सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं बाबा जी पतंजलि को जो है ना शेयर मार्केट में ले आओ और जो है 25-50 हजार करोड़ जितने चाहे उतने ले लो। तो क्या ऐसा आपका प्लान है? इसलिए मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था कि बैंकों के लिए सेफ जगह लग रही है पतंजलि, लोगों को अपना पैसा लगाने के लिए सेफ जगह लग रही है पतंजलि। एक क्रेडिबिलिटी है ना। देखो दुनिया तो ट्रस्ट से, भरोसे से चलती है ना। तो
बैंक हम पर को पैसा दे करके कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना जो है उनको पैसा डालना है। हाँ, सेफ्टी फैक्टर देख रहे हैं। तो अब वो सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं अपना। जी, तो क्या पतंजलि जो है नियर फ्यूचर में साल भर के अंदर क्या स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगी? देखिए, लिस्टिंग वाला भी ये भी यक्ष प्रश्न जैसा है, इसको अभी प्रश्न ही रहने दो। अभी प्रश्न पर उस पे काम तो चल रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े आप हो गए तो आपकी फिर हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, और वो आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। हमने जो आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स हैं कि हम एजुकेशन में, गौशाला में, रिसर्च में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, और जो आगे फूड पार्क शायद बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड पार्क की योजना तो बना ली, लेकिन फूड पार्क रियल में जो कहीं देश में चल रहा है तो अकेला पतंजलि फूड पार्क है, जो 100% जो है वर्किंग में है और प्रॉफिटेबिलिटी में है। नहीं तो कोई भी चीज़ों को चलाना, इकोनॉमिकली उनको सर्वाइव करना। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, लेकिन लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी जा चुकी हैं खादी ग्राम उद्योग को, लेकिन अभी तक भी घाटे में चल रहा है। खादी के ऊपर बात चली थी कि पतंजलि जो है वो खादी को टेक ओवर कर सकता है, या आप उसको चलाने के लिए सरकार शायद आपको दे। क्या ये बात आगे बढ़ी? मैं अब 100 बातों की एक बात कह देता हूँ अनुराधा बहन, है ना, कि हम खादी ग्राम उद्योग भी चला सकते हैं, हम बहुत सारे सरकार के बंद पड़े स्कूल चला सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चला सकते हैं, हम जो माने किसानों से संबंधित बहुत से प्रोजेक्ट चला सकते हैं। लेकिन जैसे हम कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेंगे तो लोग कहेंगे देखो बाबा को फेवर कर दिया गवर्नमेंट ने। माने हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, जो हमारे हम में एक जो सामर्थ्य है, देखो उसका हम देश के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम कुछ ऐसा करने जाएंगे तो आरोप सबसे पहले लग जाएंगे कि बाबा को फेवर किया। अगर आपको सरकार कहेगी कि आप खादी ग्राम उद्योग ले लो या ये चीज़ ले लो, तो क्या आप ले लेंगे? आप लेंगे कि उस समय आपके पाँव पीछे हट जाएंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है? ये मैंने कहा ना, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर ना विवाद होने की बहुत संभावना है, इसलिए जो भी करेंगे बहुत सोच समझ करके। विवादों को तो आपने हमेशा झेला है स्वामी जी, हमेशा आपके साथ विवाद जुड़े रहे, और कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ विवाद नहीं होता। अगर आप काम करेंगे तो अपने इसमें विवाद होगा ही होगा। हमारे गुरुजी बोलते थे जो है कोई आदमी पर विवाद होते हैं तो इसका मतलब वो जिंदा है। हमारे यहाँ पर स्वर्गीय लोगों पर टिप्पणी नहीं होती है, तो मैं भी स्वर्गीय नहीं हुआ, इसलिए विवाद तो रहेंगे। तो विवाद तो बातें ही रहेंगे, उससे क्या डरना क्या। नहीं खैर, लेकिन देश का अगर अच्छा होगा तब तो आप कर सकते हैं। गुरुजी एक बात और कहते थे, जो है विवादों से, समस्याओं से, संघर्षों से और मौत से जो ना डरे वो जी चाहे सो करे। इसलिए करना बहुत कुछ है और डरना नहीं है। आप अपने आप को री इन्वेंट कैसे करते हो? एक तो अनुराधा बहन, मैं सुबह सुबह प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बाद मौन होके बैठ जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये मस्तिष्क में ज्ञान आपका दिया हुआ है, हृदय में प्रेरणा आप ही देते हो, प्रेम करुणा वात्सल्य से, दिव्यता से, शक्ति सामर्थ्य विभूति से आप ही मुझे ओतप्रोत करते हो। तो जिस कार्य में प्रभु आपने मुझे नियुक्त किया हुआ है उसके लिए जो भी शुभ प्रेरणाएं हैं वो मुझे आप प्रदान कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान मुझे गाइड करते हैं। और मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम बड़े बड़े निर्णय लेते हैं तो वो मौन होकर के, एकांत में बैठ करके जो हमारे भीतर इंट्यूशंस आते हैं उनके आधार पर लेते हैं। क्योंकि मैं आपको 4-5 छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे हमने निर्णय करना था कि हमें एजुकेशन में कहाँ तक जाना है, हमें एग्रीकल्चर में कहाँ तक जाना है, हमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें कहाँ तक जाना है, हमें रिसर्च में कहाँ तक जाना है। तो एजेंसियाँ हमने बुलवाई, तो एजेंसियाँ तो 5-10 पक्ष हमारे सामने रख देती हैं, उसमें हमें क्या करना है वो तो हमारा डिसीजन होगा ना। ऐसे ही प्रोफेशनल्स आते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो है एस्पेक्ट हमारे सामने रख देते हैं, उसमें से किसको हमें अडोप्ट करना है। तो एक तरफ हमने बहुत बड़ी प्रोफेशनल्स की टीम बना रखी है, लेकिन वो लो कॉस्ट वाली है। हम न बहुत मतलब मीडियम पर, मध्यम मार्ग पर चलते हैं हम। महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग माने संतुलित मार्ग, ना बहुत लो कॉस्ट ना बहुत हाई कॉस्ट। देखो बेसिकली ब्रेन तो हमारा यूज होना है, डिसीजन मेकर तो हम लोग हैं, सद्याचार्य जी हम हैं,
और हम दोनों अनपेड हैं क्योंकि इसलिए पतंजलि का खर्चा भी कम हो जाता है। तो प्रोफेशनल्स हमारे पास में हैं और पूरी टीम भी होती है अलग अलग फील्ड में, सब तरह की, चाहे वो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग है, चाहे वो आगे की स्ट्रेटजी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारे तमाम तरह की जो हमारी आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और पॉलिसी पर बेस्ड जितने भी काम हैं, लिटरेचर का काम है, आगे पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का काम है, तो इसके लिए हमारे पास में बहुत बड़ी टीम है। करीब 15,000 लोग तो यहाँ पर ऑन सैलरी काम करते हैं और लाखों हमारे वॉलेंटियर्स हैं। तो बेस बहुत बड़ा है हमारा, बहुत कम लोगों को जो अंदर की चीज़ों का पता होता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवद इच्छा से ही होता है। लेकिन स्वामी रामदेव इतना सब कुछ काम करते हैं, आपका ट्रैवल भी इतना होता है, आप हमेशा आप जिसे कह सकते हैं ऑन द मूव रहते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अपने माइंड को अनक्लटर कैसे करते हैं, अपने माइंड को आप समझाते कैसे हैं? ये मैंने योग तो समझा, योग प्राणायाम तो समझा, बट उसके अलावा क्या? एक तो मैं सुबह उठते ही अपने महापुरुषों का ध्यान करता हूँ 1 सेकंड के लिए, और फिर अपना ट्रैक पकड़ लेता हूँ कि मुझे उसी रास्ते पर बढ़ना है जिस पर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद चले। दूसरी बात, सब कुछ करते हुए बार बार इस बात का स्मरण हमें रहता है कि सब कुछ करने की शक्ति भगवान दे रहा है, तो एकदम रिलैक्स रहते हैं कि जो कुछ परिणाम है भगवान के चरणों में सौंप दिया, भाई रिजल्ट जो भी आए, तो भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं, तो भीतर से पूर्ण शांत रहते, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहते हुए भी। कोई भी इसको अडोप्ट कर सकता है कि सब कुछ भगवान का है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। खैर, एक चीज़ ये होती है कि ये हमने सीखा अभ्यास से। मैं मानता हूँ पूरा जीवन अभ्यास है हमारा, हमारे सोचने के, देखने के, बोलने के, सब कुछ, एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रैक्टिस, अभ्यास। तो हमने अभ्यास ऐसा बनाया हुआ है कि जब हम रात को सोते हैं तो अपने ब्रेन को ऑर्डर कर देते हैं अब चुप हो जा, तो हमें 1 सेकंड में कहें या 1 मिनट में कहीं नींद आ जाती है, वेट नहीं करना पड़ता हमको। हम कहीं से भी अपने आप को विड्रॉ करना हमने सीखा है कि जैसे कई बार हम बहुत अग्रेशन में भी होते हैं लेकिन तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें हमने सीख रखी हैं, प्रैक्टिस की है इनकी, इसको अभ्यास। पढ़ाई लिखाई, योग और अध्यात्म, इसके अलावा कुछ और कुछ पढ़ते हैं? रिसर्च है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली चल रहा है उसकी भी स्टडी करते हैं और साइंटिफिक स्टडी भी करते हैं। तो कई घंटे इसमें भी लग जाते हैं। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, लगभग 5 घंटा सोना और करीब 2 घंटा योग करना अपने लिए, बाकी सबके लिए करीब 4 से 6 घंटा योग करने में लग जाते हैं और 4-6 घंटा लोगों से मिलने में लग जाते हैं। बाकी जो है ये सोचना, पढ़ना और जो साइंटिफिक डिस्कशन है इसमें 2-4 घंटे लग जाते हैं। बाकी जो है 2-4 घंटे आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। ऐसे हमने करीब 18 घंटे का अपना एक टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट बनाया हुआ है। स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे स्वामी रामदेव आमने सामने में, लेकिन एक अलग तरीके से। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।